ये जो जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना ये महमूद मदनी हैं, उन्होंने हिंदुओं को कह दिया है कि ये मुल्क हमारा है, अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। दादा 47 में इन्होंने एक नया मुल्क ले लिया भारत तोड़कर, उसके बाद 71 में फिर एक वो पोर्शन पाकिस्तान का ही टूट के यानी भारत के दो डायने बना दिए इन्होंने। अब कह रहे हिंदुओं के कि तुम जाओ भाई यहाँ से, ये मेरा मुल्क है। ये क्या दूसरा हिटलरी थॉट नहीं है? बिल्कुल, ये अपना विस्तार हमेशा इसी तरह से करते हैं। और कुरील का एक बहुत बढ़िया कार्टून आया है इसी विषय पे कि एक नाव में एक हिंदू और एक मुसलमान सवार है, तो मुसलमान जिस छोर पे बैठा हुआ है उधर से वो आरी लेकर नाव के बीचों बीच काट रहा है और बोल रहा है कि ये तो मैं अपना हिस्सा अलग कर रहा हूं। और जैसे ही नाव दो भाग हो जाता है, वो हिंदू वाले हिस्से में कूद के आ जाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बन जाता है, और जो बाकी शेष भारत है वहां आकर कहता है अब ये तो मेरी जगह है। तो ये वही बात हो गई कि जितना हो सके नोच खसोट के अपना पूरा इस्लामी इलाका बढ़ाओ। और इसी प्रकार से देखिए, जब हमारे देश का विभाजन भी हुआ था तो उस समय, और किसी की बात छोड़ दीजिए, जिनकी बात बहुत से लोग मानते हैं और उनको हमारे संविधान का प्रणेता भी मानते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर भी, उन्होंने भी टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात की थी कि ठीक है, हो गया, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन विभाजन रुका नहीं। लेकिन जब हो गया तो मुसलमानों को भेज दिया जाए उनके देश पे, जो जिस देश की उन्होंने बात कही थी, जो मांग उठाई थी। अब हुआ ये, देखिए, जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट था तो सेपरेट इलेक्टोरेट में ब्रिटिश के रहते हिंदुओं और मुसलमानों ने अलग अलग वोट दिया था। और हैरानी की बात यह है कि आज जो भूखंड पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां से कहीं अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। और उसके बाद 1947 में विभाजन के समय कई मुसलमान, जैसे कि रामपुर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां से, बिहार के भी कई क्षेत्रों से वो भागते हुए गए थे पाकिस्तान। जब वो पहुंचे तो वहां पता चला कि वहां एक नया टर्म यूज होता है, मुहाजिर, रिफ्यूजी का ही एक और मतलब शब्द है रिफ्यूजी के लिए उर्दू में। हिज्र मतलब सेपरेशन होता है, अपनी जमीन से अलग हो जाना, हिज्र से बनता है मुहाजिर। तो उन्होंने कहा कि अरे वहां पर तो बहुत अजीब सी बात है, ये बंगाल की तरह नहीं है कि जो पूर्व बंगाल से आए यानी पूर्व पाकिस्तान से आए तो वो कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के समाज में घुल मिलकर जो हिंदू थे वो रह गए, तो आज उनके बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां से जो मुसलमान नए नए बने पाकिस्तान में गए थे, उनको दुत्कार दिया गया कि तुम मुहाजिर हो, वापस जो है मुंह लटका कर आए और यहां पर बस गए। और उसके बाद केवल यही नहीं, 80 के दशक के अंत में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तब तक मैं देखता था, जिस मुसलमान से भी मिलता था उससे जब भी पूछा जाता था कि भाई तुम मूल निवासी कहाँ के हो, तो कोई अपने आप को अरबी बताता था, कोई अपने आप को तुर्की बताता था, कोई अफगानी बताता था, और वो उसको शर्म महसूस होती थी, शर्म का आभास होता था ये कहने में कि भाई हमारे बाप दादा यहीं के थे। अब क्या हुआ कि राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे बड़ी एक बात हुई, जो विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जब हिंदू कहने लगे कि ये हमारी सभ्यता है, इसीलिए ये हमारा देश है, तुम कौन होते हो, तुम बाहर निकलो, तब उन्होंने सोचा अरे ये तो पासा उल्टा पड़ गया। हम तो बहुत गर्व से कहते थे कि हम अरब से और तुर्कमेनिस्तान से पता नहीं कहां कहां से आए हुए हैं, तो ये अब कहने लगे कि भाई वहां से आए हो तो वहीं वापस चले जाओ। तब से वो कहने लगे कि नहीं नहीं हम तो यहीं के हैं। तो ये तो स्पष्ट तौर पे अवसरवाद है। जब तक उनको अपने ही मुसलमान खेमे के अंदर लगता था ऐसा कि अपने आप को बाहर वाला बताने में ज्यादा प्रेस्टीज है, ज्यादा सम्मान है, तब तक वो कहते थे कि नहीं, हमारा खून जो है वो भारतीय खून नहीं है, विदेशी खून है, मध्य एशिया का खून है, या तो हमारे बाप दादा मुगल थे, अब पठान भी थे तो पेशावर के उस तरफ के थे, या फिर अगर शेख थे तो फिर अरब के बिजनेस क्लास के लोग थे, और अगर सैयद थे तो मोहम्मद के साथ जो लोग घूमते फिरते थे वो सैयद थे। तो शेख, सैयद, मुगल, पठान,
मूल मुसलमानों में ये 4 ही समुदाय होते हैं और बाकी जो है वो बाद के जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे देश में मान लीजिए अंसारी है, बनारस में आपको बहुत सारे अंसारी मिल जाएंगे। वो वैसे इस्लाम का एक ये भी धोखा है, वो कहते हैं कि उनमें जातिवाद नहीं है, लेकिन जितने भी अंसारी है सबके सब जुलाहे हैं। वैसे अंसार का अर्थ होता है योद्धा, लेकिन है ये सबके सब जुलाहे। तो इनको ये कहना चाहिए कि भाई या तो तुम 80 के दशक से पहले राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले जो कहते थे कि तुम भारतीय मूल के नहीं हो, विदेशी हो, तो या तो उस बात को मान लो, और अगर उस बात को नहीं मानते, अगर तुम उस धर्म में जाकर भी देखते हो कि वहां पर भी जातिवाद है, बल्कि मैं तो वहां पर्चे देखता हूं कई मुसलमानों के घरों में कि जातिवाद के आधार पर उनको आमंत्रण दिया जाता है अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने का। मेरा एक मेरे जानने वाले थे मुसलमान भाई हनीफ मोहम्मद, उनके घर पे एक दिन मैं गया तो उनके सामने सेंटर टेबल पे एक इनविटेशन कार्ड रखा हुआ था। तो उसमें ये लोग जो हैं ये मलिक थे, वैसे हनीफ मलिक थे लेकिन हनीफ मोहम्मद लिखते थे अपने आप। तो उसमें विशेषकर लिखा गया था कि ये मुसलमान तेली समुदाय के लिए। मैंने कहा आप मुसलमान हो गए तो तेली कहां से रह गए फिर आप? बोले नहीं, मलिक तो तेली होते हैं, मुसलमान एक तरफ, इस्लाम एक तरफ, हमारी जो जाति थी वो एक तरफ। मैं जो शाम को जिस बहस के कार्यक्रम में रेगुलर आता हूं 8 बजे, उसमें एक मुसलमान मोहम्मद रफी अता जुड़ते हैं, वो अपने आप को राजपूत बताते हैं। अब बताइए अगर आप मुसलमान हैं तो राजपूत कहां से है? मतलब उनको जो कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए। उनको इस्लाम के अंदर रहते हुए मुसलमान का सर्वोच्च सम्मान भी चाहिए। आपको पता होगा कि जब मुसलमान जो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश आदि से मक्का में जब जाते हैं हज करने के लिए, तो वहां के जो अरब के लोग हैं वो उनको बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं, उनको ओछा समझते हैं, अपने बराबर का नहीं समझते। इसलिए उनमें बराबरी लाने के लिए वो वहां पर जाकर कहते कि नहीं, हम भी तो यही मूल निवासी यहाँ के हैं, हम यहीं से भारत गए हुए थे। और जब भारत में आते हैं तो देखते हैं कि वो वाला तर्क यहाँ पर तो नहीं चलेगा, तो उल्टा कहने लगते हैं कि नहीं हम तो यहीं के हैं। तो भाई अगर यहीं के हो और तुम्हारे यहाँ पर जातिवाद वगैरह सब कुछ कायम है तो वापस हिंदू बन जाओ, और नहीं तो बाहर चले जाओ, सीधी सी बात है। ठीक कर रहे हैं। मौलाना आजाद को भी वो अपने आप को अरब से ही रूट मानते थे। और हाँ, और मेरे एक वकील मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो मुगल हूँ। मैंने कहा मुगल है कहाँ, किधर? आप कैसे मुगल हो गए? वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, और वो क्रिमिनल लॉयर हैं अपने दिल्ली में ही। तो उन्होंने कहा मैं सूजा का वंशज हूँ। मैंने कहा सूजा तो हारा था, भगाया था, उसके वंशज कहाँ तो गए? बोले यही तो मैं लोगों को पता मालूम नहीं है, मैं मुगल ही हूँ। मैंने कहा मुगल कौन थे वो पता नहीं, दुनिया में तो हमें मुगल दिखता नहीं। अब आप सूजा से जोड़ लो, जिससे जोड़ लो। तो वो आप ठीक करें, मेंटेलिटी उनकी वही है, और इसीलिए मदनी जो है ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन मदनी ने एक बड़ी अच्छी बात और कही दादा, जिसपे भारत सरकार को सोचना चाहिए। जो भारत सरकार खासकर सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि अल्पसंख्यक आयोग जरूरी है क्योंकि हिंदू दबंग है, उनको बचाना। अब मदनी देखिए क्या करें कि हम अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि बहुसंख्यक हो चुके हैं। तो भारत सरकार तुरंत इनके अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर दी। इतना बड़ा इनका मजहबी नेता बोल रहा है कि भारत सरकार के पास तो मौका आ गया दादा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनको टेबल पे बिठाओ और बिठाकर बोलो कि यार तुम तय करो इस पार हो या उस पार हो। अगर उस पार हो तो जाओ, और इस पार हो तो चलो बैठते हैं, बात करते हैं। अगर बहुसंख्यक हो गए हो तो अल्पसंख्यक आयोग को तुरंत खत्म किया जाए। माइनॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं रहने चाहिए। जो भारतीय हैं वो केवल भारतीय हैं, बाकी जो कुछ भी है अपने घर पे है। इस मान्यता के आधार पर नई कानून व्यवस्था हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कहीं पर भी कोई आरक्षण इस बात पर नहीं हो कि वो फला समुदाय का है या फला जाति का है। इस तरह से हर ये मदनी जैसे ही हो, या फिर जो आप देखिए कि आजकल ये जो आए दिन बंद वगैरह होते हैं, उसमें हमने इससे पहले पेरियारवादियों की बात की जब दक्षिण भारत की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से अंबेडकरवादी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो हमें बहुत तो शोषित किया जाता है, दलित वर्ग जो है वो शोषित समाज है, दूसरी तरफ दलितों के अंदर ही अपर दलित और लोअर दलित है। तो भाई अगर ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जो भेदभाव करने की जो बात है
वो जब दलित समुदाय के बाहर आकर तुम करते हो तो अंदर जाके उसको प्रैक्टिस मत करो। फिर अंदर जाके तुम भी ये कहते हो कि दलितों के अंदर ये जाति ऊंची है और ये जाति नीची है, तो सबसे बड़े मनुवादी तो तुम हो। अगर मनुवाद को नहीं मानते हो तो फिर तो जो है मनुवाद वाली पूरी राजनीति है वो दलित राजनीति है। मुसलमानों के लिए भी यही बिल्कुल प्रयोग होता है कि यदि आप मुसलमान हैं तो ये पसमानदा शब्द का अर्थ क्या होता है? होना ही नहीं चाहिए। मुसलमान में सब बराबर है, तो क्यों नहीं बराबर है? अगर बराबरी तुम्हें वादा किया गया कि बराबरी मिलेगी और लेकिन मिली नहीं, तो वापस आ जाओ, हिंदू बन जाओ। ये एकदम परफेक्ट बात आपने कहा। वरना असरा पसमानदा के नाम पे फिर से एक नया हिस्सा खरीदने की कोशिश हो रही है, फिर से नया चीज, और बड़े बड़े लोग उसमें फंस रहे हैं। मेरे मित्र हैं कई, लेकिन मैंने कहा देखिए भाई, हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमारे प्रोफेसर थे मुस्लिम, और मुस्तफा हुसैन बड़े प्रोफेसर हुए हैं समाजशास्त्र। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम तो गैर बराबरी का है, वहां एक साथ बैठकर खाते हैं, हिंदुओं में जाति पाती थी इसलिए लोगों ने इस्लाम अपनाया। तो अब वहां अगर आपको दिक्कत हो रही हिंदू धर्म में आ जाओ वापस, तब नहीं मामला होता। बिल्कुल। इसमें आप देखिए और कितने बड़े अवसरवादी हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने अंसारियों की बात की। आप कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाइए, आपको वहां पर एक लंबी लाइन दिखेगी अंसारियों की। वो चाहे हिंदुत्ववादी पार्टी भी हो, चाहे भाजपा हो या शिवसेना हो, वहां पर ये एक अंसारियों की या अलग जो पसमानदा मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उनकी एक लाइन लगी हुई रहती है, क्योंकि उनके अपने संप्रदाय के अंदर उन्हें मान्यता नहीं मिलती, उन्हें कोई भाव नहीं देता। तो एक तो उनकी इच्छा ये होती है कि कहीं पर भी, भले ही वो हिंदुत्ववादी पार्टी हो, भाजपा हो या शिवसेना हो या फिर बहुत ही कट्टर श्री राम सेने हो, वहां पर भी कोई तो जगह मिल जाए, एक प्रवक्ता का स्थान मिल जाए या फिर कोई और रोल मिल जाए। जो प्रकोष्ठ होते हैं अल्पसंख्यकों के, वहां पर कोई चेयरमैन बना दिया जाए। इस तरह का एंटाइटलमेंट हथियाने के लिए ये लोग आते हैं। आपसे अर्थात हिंदुओं से पसमानदा मुसलमानों का बस इतना मतलब का रिश्ता है। जैसे ही वो मतलब जो है उनका सिद्ध हो जाता है, वो आपको पहचानते ही नहीं। आप उस समय हिंदू हैं और वो मुसलमान, उनका कार्य सिद्ध हो गया, मतलब की बात उन्होंने निकलवा ली है आपसे। आपने सोचा कि चलो ठीक है, हम इसी बहाने मुसलमानों में फूट डलवा देते हैं। नहीं डलेगा फूट, नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। लोग जीते हैं। मैं भाजपा के जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि मैं आपको सावरकर जी की पुस्तक गिफ्ट करता हूं, पढ़ लिया। वो इतना विजन उनका साफ है सावरकर जी का। लेकिन अगर एक आपको कोई दिख जाएगा कि ये इस मुस्लिम ने भाजपा को वोट किया, पूरे दिन सुबह से शाम सोशल मीडिया वही चलता रहता है। उनकी कोई चर्चा नहीं होती, उल्टा गाली पड़ता है कि तुमने हमें सत्ता नहीं दिलवाई। अरे 3 से 70 पहुंचवा दिए तुम्हें बंगाल में हमने, और तुम कह रहे हो सत्ता नहीं दिलवाई। तो हम हिंदू गाली, और एक देखिए भाजपा को वोट दिया इसलिए इनको घर से निकाल दिया ससुर ने। अरे सर पकड़ के बैठ, अजीब कहानी चल रही है। तो मदनी ने ऐसे लोगों को भी ठीक से समझा दिया, जो वो लोग जो अपने आप को दावा कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक के कारण हमें वोट देते हैं, ये करते हैं। मदनी ने इनको दिखा दिया कि वो जब चाहेंगे साफ कहेंगे ये देश तुम्हारा नहीं है, ये मुगलों की जमात है पूरी, इनकी तुर्की मुगलों की। और वो आज कह रहे हैं सिविल कोड लागू करने पर कह रहे हैं ये बात कि हम शरीयत से चलेंगे, जिस तुम्हें इस्लाम नहीं पसंद है भाग जाओ। हिंदू कहाँ जाएगा? जिसके मूल बाप दादा यहाँ रहे, उसको अब इस देश से फिर से निकालने की प्रयास हो रहे हैं। तो दादा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इस मामले में हो रहा है कि कोई हिंदूवादी यदि ये कह दे तो तुरंत उस पर केस हो जाता है, उसको जेल में भी सरकार उठा के डाल दी, भले हिंदूवादी सरकार हो। लेकिन इस मदनी पर आपने वसीम रिजवी को जेल में डाल दिया क्योंकि वो हिंदू हो गया। तो मदनी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार, उल्टा इनके साथ बैठक करती है? इस पर देखिए कई अलग अलग स्तरों पे कार्रवाई करनी आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि हमारे पक्ष के जो वकील हैं वो इतने जोरदार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कि प्रो बोनो वो केस नहीं लेते। प्रो बोनो अर्थात मैं वकील हूं और मैं समझता हूं कि नैतिक स्तर पर आप सही हैं, तो फिर भी मैं आपसे अपनी फीस मांगता हूं, बहुत मोटी फीस मांगता हूं। दक्षिण पंथ में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और वाम पंथ में बहुत बड़ा आसान ये हो जाता है कि जैसे प्रशांत भूषण हुए, अभिषेक मनु सिंघवी हुए, कपिल सिब्बल हुए, ये इस तरह के केस मुफ्त लड़ते हैं।
और हमारी तरफ के वकील मुफ्त नहीं लड़ते हैं। आप मुकुल रोहतगी को जाकर कहिए कि हमारे लिए केस में फ्री में लड़िएगा, नहीं लड़ेंगे वो। तो दादा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वसीम रिजवी के लिए जो केस लड़ा गया, उसमें एक भाजपा के बड़े प्रवक्ता है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 6 लाख रुपए लिए और टोटल बाद में जो और केस हुए 12-15 लाख रुपए सिर्फ जमानत दिलाने के लग गए। हाँ, तो इसके पीछे भी एक और बड़ा कारण है, क्योंकि ये प्रशांत भूषण सरीखे लोग जो हैं, ये बहुत बड़े एक इंटरनेशनल गिरोह के हिस्सा हैं, जिस कारण से उनको डायरेक्ट फंडिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि जो क्लाइंट है उसी से पैसा लिया जाए। तो वो पैसे उनको विदेश से मिल जाते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो हवाला से हो या येन तेन प्रकारेण किसी तरह से उनको मिल जाता है। वो इकोसिस्टम हमारे पास अभी भी है नहीं। एक तो बात ये है। दूसरा, मान लीजिए कि गाहे बगाहे कैसे मिल भी गया एक बढ़िया वकील, तो हमारी जुडिशियरी जो है बहुत हॉस्टाइल है, प्रो मुस्लिम है और मुस्लिम से गालियां भी खाता है। अभी पीएफआई का जो ये कार्यकर्ता था, उसने क्या बोला कि जो जज हैं वो सैफरन कलर का अंडरवियर पहनते हैं, इसलिए मुसलमान कुछ भी कहता है तो उनको खुजली होने लगती है। ये कहा ना पीएफआई के एक्टिविस्ट ने। कोई कार्रवाई हुई? कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस पर तो जिसको कि स्वतः संज्ञान कहते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर तुरंत उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए था, नहीं चला। तो सबसे पहले अच्छा वकील निःशुल्क लड़े आपका केस, ये मिलता नहीं है। मिल भी जाए तो कोर्ट जो है वो बहुत हॉस्टाइल है, वो आपके पक्ष में नहीं देता। इसका तोड़ एक यही है कि जो 3 स्तंभ हैं हमारे मेजर, चौथे स्तंभ पत्रकारिता की बात नहीं करते हैं, जो हमारा जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, उसमें एग्जीक्यूटिव यानी सरकार सबसे ज्यादा लचर है। पार्लियामेंट यानी संसद तो फिर भी कभी कभार कह देता है हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है, सरकार जो है, वो कभी नहीं कहता। तो ऐसे तमाम चीजें जहां पर कि सरकार को होना चाहिए, जैसे आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसी उदाहरण को लेते हैं, जितेंद्र त्यागी। जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया पुलिस ने किया, पुलिस सरकार का एक अंग है। उस पर कार्रवाई जो हुई वो कोर्ट में तो बाद में जाता है, पहले तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही पूरी लिखा पड़ी होती है ना, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा केस चलेगा। तो सरकार अगर वहीं पर रोक ले, या तो रोक ले कि ऐसे केस हम होने नहीं देंगे, और अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस अगर कोर्ट लेता है तो वो बोल सकती है सरकार कि ये हमारा कार्यक्षेत्र है, एग्जीक्यूटिव का कार्यक्षेत्र है, एक जुडिशियरी का नहीं है। हम पास करेंगे, आपके पास जाएगा, तब जाके आप बताएंगे सही है कि गलत है। हम जाने ही नहीं देंगे तो पहले तो एफआईआर होगा तब तो केस बनेगा ना, पहली बात तो ये। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दूसरा उपाय ये है कि ये एक ही मापदंड सभी पर लागू करो। हाँ। जो चीज जितेंद्र त्यागी पे लागू हुआ है, वही चीज पीएफआई के कार्यकर्ताओं पे भी लागू करो। जिन जिन लोगों ने शिवलिंग का मजाक बनाया है, महुआ मैत्र पर भी वही लागू करो। क्यों वहां पर ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं को बचाते हैं, बल्कि मुसलमान के पक्षधर जो हिंदू है उसको भी बचाते हैं, केवल मुसलमानों को नहीं बचाते। तृणमूल कांग्रेस का अगर कोई अपमान करता है हमारी मान्यताओं का, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दादा, इसी में अगर बीजेपी की निपुण शर्मा कुछ बोल दे तो खुद अपनी प्रवक्ता को भाजपा ने मरने के लिए छोड़ दिया है, जैसे बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा था। आज उसके सिर काटने के लिए 1 करोड़ के इनाम घोषित हो रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्रालय का, उसने अपने कार्यकर्ता को मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर हिंदुओं के संरक्षण करने में पूर्णतया विफल है। इसका सबसे बड़ा और बहुत ही दुखद उदाहरण है कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई और पूरे प्लान के तहत हत्या हुई, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत हुई और केंद्र में उस समय भी मोदी सरकार थी। तो जो ईश्वर करे कि नुपुर शर्मा को लंबी आयु मिले, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो उनके साथ नहीं होगा। ये इतना जरूर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर हो,
लेकिन मुझे तो काफी डर है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कुछ न हो। लेकिन जिस प्रकार से मैं ये समझूंगा कि एक और भी देश है जो कि सर्व धर्म जो है वो सर्वगरम वड़ा पाव मैं कहता हूं, वो खाने वाला एक और देश है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन वो भी देखिए, उस पर जब फतवा जारी हुआ था सलमान रुश्दी पर, तो आज तक उसे खरोच तक नहीं आने दी। बचा तो लिया उसको ना, बचा लिया बिल्कुल उसको। बचा। तो कमलेश तिवारी को हम लोग नहीं बचा पाए, और इस तरह से और न जाने कितने सारे और लिंचिंग के दादा, केस हैं। ओवैसी की पार्टी ने अभी अभी 1 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की है नुपुर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को मारने के लिए। फिर भी ओवैसी की पार्टी से किसी को ये सरकार ने उठवाएगी। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है, और मोदी सरकार को खासकर ये सोचना चाहिए कि उन पर जो ये कटाक्ष होता है, उनका उपहास होता है कि वो नोबेल प्राइज के चक्कर में है, और इसके लिए वो अपने देश के लोगों की, खासकर उनके जो कोर वोटर हैं, हिंदुओं की अवमानना कर रहे हैं, उनका अनदेखा कर रहे हैं, उनके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। यही एक केवल अवधारणा सी बनी थी, कितना सच था वो बहस का विषय है। वाजपेयी के कालखंड में यही बस एक अवधारणा बनी थी। उस समय सोशल मीडिया का युग नहीं था, लोग अपनी बातें एसएमएस करते थे, और मैं स्वयं कई आरएसएस के स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो कि मियां वाजपेयी लिखकर एसएमएस फॉरवर्ड करते थे। और उसका नतीजा ये निकला, उसका परिणाम ये निकला कि अप्रैल 2004 में जब चुनाव हुए, तो हिंदू जो है वो थोड़ा उदासीन हो गया था कि ये सरकार क्या हमारी ही सरकार है, हमारे बचाव में। क्योंकि आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी एक बनी थी, जिसमें सबके सब मुसलमान चेहरे थे, बड़े बड़े नाम थे उनके। और वाजपेयी जी को ऐसा लगा था कि उनके सहारे वो बहुत बड़े सेकुलर बन जाएंगे और जीत जाएंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है और मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनको जब तक आप चुनाव हारने का भय नहीं दिखाएंगे, तब तक वो पटरी पर नहीं आएंगे। उनको आप भय दिखाते रहिए कि 2004 में वाजपेयी जी के साथ हुआ जो भी, मोदी जी ये आपके साथ भी हो सकता है। और बाकी के भाजपा भी संभल जाएं, क्योंकि मोदी जी, ईश्वर करे उनकी लंबी आयु हो, लेकिन अब रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर हैं। 2024 शायद वो लड़ लें, 2029 तो नहीं लड़ने वाले। तो बाकी जो इसके आगे जो भी उनके प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, योगी आदित्यनाथ हो या जो भी हो, अगर उन्होंने हिंदुओं की अवहेलना करनी जारी रखी, जो मुझे आशा है कि योगी नहीं करेंगे। मैं ये भी समझता हूं कि वाजपेयी से लेकर मोदी और मोदी से लेकर संभावित रूप से योगी, ये एक प्रोग्रेशन है। इसमें पहले से अगला जो है वो थोड़ा बेहतर होगा, उससे अगला जो है थोड़ा और बेहतर होगा। भाजपा असल में हम ये भी कह सकते हैं, और कुछ लोग परिहास के सुर में इस बात को कहते हैं, कि भाजपा एक टिपिकल हिंदू पार्टी है। हिंदू कभी भी रेडिकल नहीं होता, हिंदू कभी भी एकदम तुरंत बहुत बड़ा कदम नहीं उठाता, सुस्त चाल में चलता है, धीरे धीरे सोच समझ कर। और कई बार ऐसा सोचता है कि शत्रु जो है वो अपने आप को मार डालेगा या ऐसे ही मर जाएगा, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो भाजपा में वो हिंदुओं की वो जो कमजोरी है, वो जो दुर्बलता है, वो भाजपा में भी पूरी तरह से परिलक्षित होती है। उनको लगता है, जैसे आप देखिए जिन जिन राज्यों में उनके कार्यकर्ताओं को बड़ी निर्ममता के साथ मारा जा रहा है, चाहे बंगाल हो या केरल हो, वहां पर वो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। तो उनको ऐसा लगता है कि पड़े रहेंगे, मार खाते रहेंगे, कभी ना कभी सहानुभूति के सहारे लोग वोट दे ही देंगे, या फिर ममता से ऊब चुके होंगे, पिनरई विजयन से ऊब चुके होंगे, कांग्रेस से ऊब चुके होंगे केरल में, तो फिर हमारा चांस आ जाएगा। जब सबके साथ ऊब जाएंगे, सबसे ऊब जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे। ये जो रवैया है, इससे तो पता नहीं तब तक कितने लोगों का हमें बलिदान देना पड़े। जब तक भाजपा के पास सत्ता आए, तो मुझे ये लगता है कि कई विषयों पर कानून व्यवस्था लचर होने के कारण से बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, और हमारी सभ्यता के जो शत्रु हैं मुसलमान, वो अधिक बलवान हो रहे हैं, ताकत छोड़े हैं। उनको और एक और बात देखिए कि आप कानून देखिए,
नुपुर शर्मा के लिए जिसने पूरा प्रोपेगेंडा किया वो अल्ट न्यूज का मोहम्मद जुबैर है। हाँ, अमित शाह जी के अधीन जो आती है दिल्ली पुलिस, उस दिल्ली पुलिस ने अभी अभी मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट दिया कोर्ट में कि मोहम्मद जुबैर जितना साफ सुथरा आदमी कोई नहीं है। वो भाजपा के कार्यकर्ता के सर की गोली लगवा, तब भी वो गिरफ्तार नहीं होता। अच्छा, और जब दिल्ली पुलिस का कमिश्नर मोदी और शाह के सबसे ब्लू आइड बॉय लिखा गया, मीडिया ने जो तारीफ की और सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने तारीफ की कि राकेश अस्थाना दोनों के ब्लू आइड बॉय हैं, इतने और वो ब्लू आइड बॉय अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पा रहे हैं। कई बार संदीप जी इस बात से बड़ी हैरानी होती है, दुविधा भी होती है, समझ में भी नहीं आता ये बातें कि किस प्रकार से वास्तविकता से भाजपा इतनी दूर है। आप देखिए, आपने मोहम्मद जुबैर की बात की, ये इसका जो एम्प्लॉयर है ऑल्ट न्यूज, भारत सरकार जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है उसकी तरफ से जिन फैक्ट चेकर्स को मान्यता मिली हुई है उनमें से एक नाम ऑल्ट न्यूज का है। तो मतलब मुझे याद आता है कि एक बार क्या हुआ, राजीव मल्होत्रा जी ने, और उनके कार्यक्रम में आपको याद होगा हम दोनों एक बार शामिल हुए थे, कई वर्ष पहले की बात है। तो राजीव मल्होत्रा जी ने अपने कार्यक्रम में पीयूष गोयल को बुलाया और इतना मतलब अनप्रिपेयर्ड होकर गोयल जी आए थे, वो किसी भी बात का स्पष्ट, किसी भी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। उनकी बहुत किरकिरी हुई, मजाक बनाया गया। बाद में राजीव मल्होत्रा पे प्रेशर डाला गया कि उस वीडियो को पुल डाउन करो, उसको हटाओ, उसके लिए हम बहुत ज्यादा लज्जित हो रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन फिर भी सुधरेंगे नहीं। तो इन सब चीजों में मतलब इनको पता ही नहीं है। अभी मैंने एक बहुत बड़े, इनको क्या कहूं, एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार को अपने एक कार्यक्रम में बुलाया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है पत्रकारिता में सबसे बेहतर पत्रकारिता कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और सब लोग चिल्लाने लगे। तो आप सोचिए कि हमारे लोग वास्तविकता से नकली दस्तावेज पेश करके प्रधानमंत्री मोदी को चोर बना रहा है, वो भाजपा के नेताओं के लिए सबसे बेहतरीन पत्रकारिता हिंदू कर रहा है। तो बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये कहां पर, मतलब समाज से किस तरह से विक्षिप्त होकर ये लोग जी रहे हैं अपनी ही दुनिया में। अपना कोई एक, इन्होंने एक काल्पनिक कोई एक डोमेन बनाया हुआ होगा जहां पर ये उसकी पीठ खुजाता है, वो इसकी पीठ खुजाता है और सब खुश रहते हैं। बाकी हम लोग मर खप जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा रवैया है। और मैं तो ये समझता हूं कि भाजपा जैसे बहुत बड़े संगठन में नुपुर शर्मा, हम लोग जैसे आजकल जो लोग मीडिया को फॉलो करते हैं वो प्रवक्ता को बहुत बड़ा मानते हैं। इतने बड़े संगठन में प्रवक्ता कोई बहुत बड़ा नहीं होता, वो कोई बड़ा डिसीजन मेकर भी नहीं होता, पॉलिसी मेकर भी नहीं होता। तो नुपुर शर्मा पर काफी खतरा है, छोटा मोटा खतरा नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती नहीं है मोदी या शाह की तरह कि भाजपा का पूरा एक उनका जो तंत्र है उसके बचाव में लग जाए। बहुत ही दादा आश्चर्य लगा मुझे उसकी पूरी फैमिली को रेप, धमकी, सब मारने की। मैं तो दिल्ली भाजपा में कवर करता रहा हूं और दिल्ली भाजपा की टीम में भी मैं शामिल था। सही बात आप कह रहे हैं, वो तो कोई बहुत लोगों को टीवी में दिखता है, वो बड़े नेता नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा के पक्ष में एक भी इनके ट्वीट नहीं आ रहे इनके बड़े नेता के। कहाँ आ रहे हैं? जो सिद्धू मर गया पंजाब में, उसके संवेदना आ रहे हैं। और आज 8 साल जो पूरा हुआ है उसके लिए पूरे चकल्लस चल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के पक्ष में। कभी तो उतर जाओ इस 8 साल। वो देखिए अभी 8 साल में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लेकिन वो उनके कार्यकर्ता मरना, सही बात कर रहा हूँ, ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और नुपुर ने वही कहा जो उनके आसमानी किताब में लिखा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर नुपुर ने गलत कहा, जिस किताब को कोट किया उस किताब को भारत से बैन कर दो। हाँ, बैन कर दो किताब। सबसे पहले तो मलेशिया जाओ और ये जो जाकिर नायक है उसका जो सर कलम कर दो, क्योंकि जाकिर नायक का भी वीडियो वही बात करते हुए सामने आया था कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और उस मैरिज को कॉन्सुमेट किया 9 साल की उम्र में। ये तो तथ्य है ना, ऐतिहासिक तथ्य है। तो इतिहास को आप कैसे कंडेम कर सकते हैं? हम तो उतनी दूर जा ही नहीं रहे हैं जहां तक फ्रांस के चार्ली हेब्दो गया था
और उसे अपने दो दो कार्टूनिस्ट गंवाने पड़े उसके कारण। बिल्कुल भरी दोपहरी में जाकर वहां पर कत्ल हो गया। 9 और लोग मरे। शार्ली एब्दो की बात कर रहा हूँ। 9 पत्रकार साथ मरे थे उसमें। हाँ, टोटल स्टाफ जो है वो 9 थे, उसमें से हाँ। कार्टूनिस्ट 2 थे। तो क्यों, जिन्होंने वो चित्र बनाया था, जो कैरिकेचर बनाया था। हम तो कैरिकेचर तक जा ही नहीं रहे, हम तो ऐतिहासिक तथ्य जस का तस जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने भी वही किया था। तो या तो कहो कि इस्लाम स्वयं इस्लाम के विरुद्ध में है, तो इस इस्लाम का हदीस जो है, हदीस, इस्लाम में 3 चीजें होती हैं, 3 उनके स्तंभ है। पहला कुरान, उसके बाद हदीस और फिर शरिया। कुरान ये है जो वो कहते हैं कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद तक वो बात पहुंचाई, वो उनकी ईश्वरीय बातें हैं। दूसरा हदीस, हदीस में मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या क्या कहा, कहाँ गए, क्या किया, उन सब का लेखा जोखा है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि करीब 3,500 प्लस माइनस एरर मार्जिन है। मतलब मोहम्मद के नाम से कई ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि सही नहीं है, जो कि मनगढ़ंत बातें हैं। इसलिए उनमें से 5, 6, 7 ऐसे लेखकों को, संकलनकर्ताओं को, संकलकों को चुना गया जिनकी बात सही मानी गई, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है सही बुखारी का। तो सही बुखारी जो है वो इस बात को प्रमाणित करता है और सत्यार्पित करता है कि ये बात हुई थी। 6 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद की शादी हुई थी और 9 साल की जब उसकी उम्र थी तब संभोग हुआ था। तो इसलिए इस बात को, ऐतिहासिक तथ्य को आप मना नहीं कर सकते। ये बचाव में ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी जो थी, उस समय चाइल्ड मैरिज आज जिसको हम मानते हैं उस समय नहीं माना जाता था। और ये कई सभ्यताओं में ऐसा था कि जैसे ही लड़की प्यूबर्टी तक पहुंचती है, उसकी माहवारी शुरू हो जाती है, तो वो सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि मुसलमान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि 7वीं शताब्दी पुरानी है। वो कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में जो कुछ भी है वो सदैव आधुनिक रहेगा। वो आने वाले भविष्य में 1000 साल आप आगे चले जाइए तब भी 7वीं शताब्दी में जो बात कही गई है वो हमेशा के लिए शाश्वत सत्य है। दिक्कत यहां पर है। नहीं तो अगर वो कहते कि ठीक है, मोहम्मद जी ने जो भी किया उस समय किया, वो उस समय की मान्यता थी। जैसे कई लोग रामायण के बारे में कहते हैं कि सीता का जो प्रकरण आता है कि उनको फिर वाल्मीकि के आश्रम में क्यों भेजा गया, तो कई विश्लेषकों का ये कहना है कि उस समय जो धोबी ने कहा था वो अपने समाज के अनुसार कहा था। उस समय का जो समाज था कि पत्नी कहीं और से होकर आई है तो उस पर विश्वास करना कठिन है। और फिर राम जी ने सबसे पूछा कि क्या केवल एक ही व्यक्ति है या पूरे सभी गांव वाले ऐसा ही कह रहे हैं, तो उनके गुप्तचरों ने कहा कि कई गांव वाले ऐसे कर रहे हैं। तो उस समय का जो राजनैतिक मापदंड था कि किसी के मन में, खासकर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक भी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी अगर खटके तो मैं राजा के पद के प्रति अन्याय कर रहा हूं, ये आधार था उनका। तो इस तरह से तो मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझाते। वो इस तरह से समझाते कि नहीं, 7वीं शताब्दी में हमारे पैगंबर ने जो किया वो आज भी सही है, कल भी सही रहेगा। दादा अभी लेटेस्ट खबर ये है कि यूपी से जिसने नुपुर शर्मा को, भाजपा प्रवक्ता को धमकी दिया, योगी जी ने उसको उठवा लिया। दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस इंतजार कर रही है कि नुपुर शर्मा के साथ कुछ हो जाए। तो आज दादा का काफी समय हमने लिया। दादा 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और दादा का चैनल है सिर्फ न्यूज, उसका एक लिंक डाल दो। आप लोग सिर्फ न्यूज को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इनके वेब को पढ़िए, बहुत काफी अच्छी विश्लेषण होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आपको निष्पक्ष विश्लेषण मिलेगा, ना इधर का ना उधर का, जैसे इंडिया स्टॉक डेली पे होता है। साफ न्यूज देखिए, सिर्फ न्यूज देखिए और आप इनको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं।
ये सुमित माथुर जी हैं, वो कह रहे हैं जिस दिन हम मुसलमान होना घाटे का सौदा हो जाएगा, उस दिन मुसलमान वापिस आएगा। यानी उनके विशेषाधिकार ले लीजिए, समान नागरिकता लागू कीजिए, वो कह जी, रहे हैं। इस विषय पे मैं कुछ और भी आगे कहना चाहूंगा कि जी हम जी जब मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये एक अपने आप में कमजोर तर्क है। अगर जी आप किसी गलत मुसलमान का उदाहरण देंगे तो मुसलमान के पक्ष से तुरंत किसी अच्छे मुसलमान का उदाहरण दिया जाएगा और तर्क तुरंत कट जाएगा। जैसे अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का उदाहरण देंगे, वो एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दे देंगे। तो इसलिए आपको अगर अटैक करना है तो मुसलमान को नहीं, आप इस्लाम को अटैक कीजिए। आप स्पष्ट तौर पे तथ्यात्मक तरीके से, जैसा नुपुर शर्मा ने तो फिर भी उतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, पता नहीं क्या हो जाता अगर इससे ज्यादा, अगर वो अक्षरशः जितने भी कुरान की आयतें हैं जिसमें ऐसी बातें लिखी हुई है कि तुम बीवी की पिटाई कर सकते हो, उसमें ऐसी बातें लिखी हुई है कि जिन जगहों पर तुम युद्ध में जीत जाते हो वहां जितनी महिलाएं होती है वो तुम्हारी सेक्स स्लेव हो जाती हैं, और वहां जितने बच्चे होते हैं वो तुम्हारे बॉन्डेड लेबर हो जाते हैं। उन बातों को तो नुपुर शर्मा ने कहा ही नहीं, केवल आयशा की बात की तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। तो सबसे पहले तो ये हमेशा अपने पास तैयार रखें कि इस्लाम के कमजोर पॉइंट्स क्या हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आधुनिक जगत में किसी भी एवरेज सिटीजन या फिर जन सामान्य में उसको लज्जित कर सके कि देखो भाई, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में तो इतनी गंदी गंदी बातें कही गई हैं, और वो ये कहकर उसको पास ऑफ किया गया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ने कहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो जिस धर्म में ईश्वर को दोष दिया जाता है, एक तरह से आप देखिए, गलत बातें मानव कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, और अपने बचाव में वो कह रहा है कि अल्लाह का आदेश है इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब कैसे भगवान को मानते हो तुम जो ऐसी उल्टी सीधी बात करने को कहता है तुम्हें कि जो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है शादी कर लो, असंभोग कर लो उसके साथ, ये तुम्हारा अल्लाह बताता है। तो ये जो है, सबसे पहले तो उसको लज्जित करना शुरू कीजिए आधुनिक समाज में, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व पटल पर उनको ये प्रश्न किया जाए। और दूसरा, उसके बाद ये आता है जो समान नागरिकता कानून या वह जो भी आप समझते हैं। देखिए, समान नागरिकता कानून कोई कानून नहीं है, वो एक कोड है। कोड का अर्थ क्या है कि हमें कोई नया कानून बनाना नहीं है, हमें बस कंसेंसस इस बात का बनाना है कि जो भी कानून पहले से ही अस्तित्व में है वो सभी पर बराबर लागू होंगे। इसके लिए क्या होगा, पर्सनल लॉ को जाना होगा। अर्थात हम नया कोई लॉ बना नहीं रहे हैं, हम पर्सनल लॉ को रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाने के लिए हमें कोई नया कानून बनाना नहीं पड़ा, एक थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा, वो अपने आप हट गया। इसी प्रकार से यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता जो है वो कोई कानून नहीं है, वो एक कोड है, वो एक मान्यता है जिसके आधार पर सभी अस्तित्व में रह चुके कानून लागू होंगे। तो ये जो है ये अगला स्तर है। लेकिन सबसे पहले आप शुरू कीजिए इस्लाम को, मुसलमान के बजाय इस्लाम को अटैक कीजिए और मुसलमान को लज्जित कीजिए कि तुम्हारा भगवान ऐसी ऐसी वाहियात गंदी बातें करता है। उसके बाद अगला स्तर आता है, और गंदी बात करता है इसलिए वो धर्म छोड़ दो। उद्देश्य ये है कहने के लिए, केवल लज्जित करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि वो इतना लज्जित हो जाए कि वो मुसलमान होना ही छोड़ दे। अगर भारत में है तो वापस वो हिंदू बन जाए, अगर वो अरब में है तो जो जिनको वो पेगन फेथ्स कहते हैं, पहले वहां भी मूर्ति पूजा होती थी, वापस उस धर्म में चले जाए। हमें सबको हिंदू नहीं बनाना है। हम बहुत जो है हम प्रैक्टिकल लोग हैं। पूरे विश्व में फैलने का हमारा कोई हमारी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि हम लैटिन अमेरिका से लेकर कंबोडिया तक फैल जाए। ये आपका एक्सपेंशन ड्राइव है, हमारा तो एक्सपेंशन ड्राइव नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां जिन जिन सभ्यताओं से लोगों को छुड़वाकर ईसाई या मुसलमान बनाया गया, वो अपने अपने पुरातन सभ्यताओं में लौट जाए। और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी, वहां भी विज्ञान बहुत समृद्ध हुआ करता था। हमारे यहाँ पर जैसे आप देखिए, कोणार्क के मंदिर में जाइए आप, तो वहां पर जो रथ का चक्र बना हुआ है
वहां उंगली रखकर आप बिना घड़ी देखे समय बता सकते हैं। सोचिए कि कितना आधुनिक विज्ञान रहा होगा उस समय का। इसी प्रकार जो आस्टेक सभ्यता थी लैटिन अमेरिका में, उनके पास जो है पूरे दिन में क्या समय चल रहा है और बिना कोई किताब वगैरह देखे आप किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड में है, किस मेरिडियन पे है, वो बता सकते थे। तो बहुत आधुनिक सभ्यताएं पुरातन व्यवस्था में थी, जिनको ईसाइयों ने और मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया। पूरे विश्व को अपने अपने पुरातन सभ्यताओं में लौटने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं लौटते तब तक ये सब कानूनी पचड़ा है कि सबके लिए बराबर कर दो, सब कुछ कर दो। बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या है उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा। जी, ये शक्तिमान का है, संजय सर को भी एक दो बार बोला है, फयाज अहमद जैसी पसमानदा आंदोलन चलाने वाला जिहादी है, इसको मंच मत दो, मगर वो सोच रहे हैं इनमें फूट डाल जाएगी। संजय दीक्षित जी के लिए करें और फयाज अहमद के लिए ये कुछ इनकी कमेंट है। मैं इसमें जो है बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और थोड़ी सी राजनीतिक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना सही समझता हूं। अगर आप देखिए कि ये फैयाजी या कोई भी और आए, एक और भी है, अहमद रिजवान भी एक है, या फिर सुबूही खान है, इस तरह से जितने भी मुसलमान लोग हैं जो हमारे पक्ष की बात करते हैं, जब तक वो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं उनको मंच दीजिए। अपना मतलब साधने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मंच मत दीजिए। जैसा मैंने कि पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा, उसको भाजपा प्रवक्ता बनना है, भाजपा को लगता है कि अरे हमें भी एक मुसलमान चेहरा मिल जाएगा, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप इस बात को देखिए कि आप यूज हो रहे हैं या यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है तो सचेत हो जाइए, तुरंत इसको बंद कीजिए। लेकिन आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। सही बात है। इंडिफेंसिबल का संदीप जी, मूल मनुस्मृति कहाँ से मिलेगी? उसके लेखक नए नए आ गए हैं, कपोत पर भी कई सारे वर्जन है। कपोत पे डॉक्टर सुरेंद्र जी का जो होगा, आपको ये मनुस्मृति आप काफी रिसर्च के बाद है। ये देखिए नीचे जो है, आपको ये बड़ा वाला दिखा दो, सबसे नीचे। ये उसके बगल वाला, हाँ ये आप ले लीजिए। काफी रिसर्च, काफी मोटी है। बाकी हमारे यहाँ बहुत छान के रखा गया है, इसलिए आपको जो मिलेगा वो मूल का ही। उसके भाष्य अलग, विश्लेषण अलग अलग है सबके, और लेकिन मूल विश्लेषण ही है, तो वो आपको उपलब्ध कराया गया। और आगे, हिंदू की मृत्यु पर मोदी जी क्यों नहीं एनआईए की जांच बैठाते? हिंदू को मुफ्त हथियार क्यों नहीं देते? अभी दीपक जी कह रहे हैं एनआईए की जांच तो वो आतंकवाद के लिए होता है। जी हाँ, तो वो ये तो अच्छा, चिदम्बरम को एक सिरे तो दीजिए कि एनआईए का गठन किया उसने। भाजपा नहीं कर पाती। अगर भाजपा करती तो फिर वही हो जाता, फेडरल स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर, भाजपा को लेकर दबाव में ला देते ये लोग। चिदम्बरम हर जगह पर आप वही देखिए ना। अभी जो हाल ही तक, जो पिछले टर्म तक हमारे शिक्षा मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, बहुत गर्व के साथ कहते थे हमने एक कॉमा भी नहीं बदला, फुल स्टॉप भी नहीं बदला है। तो आप देखिए, कपिल सिब्बल जब अपना एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया था, न तो कांग्रेस को राज्यसभा में बहुमत हासिल था, न ही अलग अलग राज्यों में उसकी सरकारें थी। आधे राज्यों में तब भी भाजपा की सरकार थी। तब भी जैसे ही उसको, पहले तो अर्जुन सिंह ने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी का बनाया हुआ पाठ्यक्रम रद्द कर दिया, डिटॉक्सिफिकेशन करने के नाम पर। उन्होंने कभी ऐसा बहाना नहीं बनाया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या या तो संसद में या राज्यों में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। ये बहानेबाजी, ये केवल आप भाजपा को बनाते हुए देखेंगे। और इसीलिए कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भाजपा को शासन करना आता नहीं है। ये हमेशा विपक्ष के मोड में रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, अरे सिस्टम ही ठीक नहीं है, हमारी सरकार है तो क्या हुआ, अभी भी इतने लोग बाहर के घुसे हुए हैं। अरे घुसे हुए तो निकालो उनको, तुम्हारे पास पावर है। मुझे आश्चर्य लगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकालने का सवाल जब पत्रकार ने अमित शाह से पूछा, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री विपक्ष में डाल दिए कि विपक्ष को कहिए वो नहीं चिल्लाए तो हम निकाल देंगे।
तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं विपक्ष को कहिए अगर वो चिल्लाना बंद करे तो मैं इनको निकाल दूंगा। तो 50 सीट वाला विपक्ष के हम कहते रहे हम कि 303 सीट वाली पार्टी को कहें, कमाल हो गया जी। मैं वो वीडियो सुन के मुझे लगा अमित शाह बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये शॉर्ट हो गया। देखिए हमारी जो कार्यपालिका है, जिनको लोग आमला भी कहते हैं, उनका एक बहुत बढ़िया उनको एक ट्रेनिंग मिलती है। काम जब नहीं करना हो तो कोई एक टेक्निकलिटी बता दो कि इस कारण से काम नहीं हो रहा है। तो इन आईएएस अफसरों के साथ मेल जोल रखते रखते इनके अंदर भी वो गलत शिक्षा आ गई है कि तुमको काम करना नहीं हो तो कभी संख्या को दोष दे दो, कभी लोगों पर ही दोष थोप दो कि आप पर्याप्त संख्या में हमें वोट नहीं देते। तो होता है ना, पहले होता था कि मंदिर कब बनाओगे पूछते थे लोग, तो कहते थे भाई हमारे पास बहुमत है ही नहीं तो हम राम मंदिर कैसे बनाएंगे। तो ये बहानेबाजी वो करता है जिसको काम करना नहीं होता है। जी सही बात है। ये गौरांग पूछ रहे हैं कि आपकी लिखी कोई पुस्तक है तो बताइए। देखिए अभी तक मैंने कोई पुस्तक लिखी नहीं है, लेकिन कई ऐसे प्रकाशक हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं पुस्तक लिखूं। अभी एक पर जिस पर जो मेरा पूरा मैन्युस्क्रिप्ट बनाना यानी पांडुलिपि बनाना शुरू हो गया है, वो है पत्रकारिता पर ही, कि खासकर प्रिंट मीडिया में किस तरह से अंधेरा हो गया है। एक नई सूचना आ रही है, पंजाब के गैंगवार में पहली बार AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। AN-94 राइफल जिससे सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया, ये रूस का राइफल है। पहली बार इतना आधुनिक हथियार पंजाब में मिला है, AN-94 असॉल्ट राइफल रूस से। और ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान अथवा चीन के रास्ते यहाँ पहुंचा है। कट गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो मैंने एक नई यहाँ लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। मूसेवाला की हत्या में AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ है और 3 राइफल पकड़े गए हैं। और ये गैंग पहली बार है कि ये इतने आधुनिक हथियार अभी रसिया वाले हथियार से गैंगवार हो रहा है पंजाब में। तो आपने तो बड़ा स्टडी किया है केजरीवाल पर, और ये क्या आपको लग रहा है कि पंजाब को कहां ले जाएगा ये आदमी या इसकी सरकार? देखिए इसमें तो सबसे पहले जिस प्रकार से अमरिंदर सिंह को अपदस्थ किया गया कांग्रेस में, वो बड़े सशक्त नेता हुआ करते थे। भाजपा का तो वहां पर कोई खास उनका पोजीशन था ही नहीं, उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। बल्कि जब हमें इस बात की हैरानी होती थी कि 84 में सिखों का जिस तरह से उनको मारा गया, हजारों संख्या में मारे गए, फिर भी पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस जीत कैसे जाती है। तो काफी छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि चूंकि अकालियों को सरदारों का पैरोकार माना जाता है, तो वहां लेकिन बहुसंख्यक अभी भी हिंदू है पंजाब में। तो हिंदू जो है वो कांग्रेस को जिता देते हैं हर 5वें साल में। एक बार टर्म आता है अकालियों का, एक बार कांग्रेस का। तो आपने देखा होगा कि जब अमरजीत ये जो कैप्टन अमरिंदर का जब चल रहा था शासनकाल, तो भाजपा के समर्थक भी काफी खुश थे, उनसे संतुष्ट थे, कहते थे कि उनकी आलोचना बहुत कम होती थी। तो जिस प्रकार से वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देखा कि भाई हमारी तो चल नहीं रही है, अकेले बहुत बढ़िया चला रहा है, ये तो पूरा का पूरा श्रेय इन पर चला जाएगा, तो कांग्रेस को वहां से मतलब घसीट के उसने स्वयं नीचे उतारा, जिसके कारण से केजरीवाल देखिए ऐसे राज्यों में, आम आदमी पार्टी ऐसे राज्यों में सफल होगी जहां पर कि 2 पार्टियों के बीच हमेशा लड़ाई लोगों ने देखी है, और ऑल्टरनेट टर्म्स में अलग अलग पार्टियां आ जाती है। आप देखिए कि एक बार बहुत पहले की बात मुझे याद आती है कि जिस समय लोग समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा त्रस्त थे, तो अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की आ गई, और उस समय राजनाथ सिंह जी से पूछा गया था कि भाजपा की सरकार क्यों नहीं आ पाई। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, अब लोग जो हैं वो हमें 55 सीटों के लायक ही समझे,
तो उस समय उस बसपा की सरकार बनी थी, मायावती की सरकार। उस बार भाजपा को केवल 55 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अप्रोच होता है वो काफी अलग अप्रोच होता है। वो इस तरह से जो है हताश निराश होकर बात नहीं करती। उसके मूड बुद्धि में कुछ बहुत ही चालाक बातें घुस गई हैं कि लोग बिजली सड़क पानी की बात की भाषा बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल कभी भी इंटेलेक्चुअल की तरह बात नहीं करता। वो शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करेगा, वो विदेश नीति पर बात करेगा नहीं, समझता ही नहीं है तो करेगा क्या। उसका स्वराज आप पढ़ लीजिए, जो अन्ना हजारे से के साथ मिलकर उसने पुस्तक लिखी थी। आपको लगेगा कि कोई क्लास 6 का 7 का पढ़ा हुआ वो देश की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि गड्ढा हुआ है तो भर दो, नाली जाम हो गया तो साफ करवा दो। ये इस स्तर की उसकी सोच है। लेकिन ये सोच जो है, जब वो जाकर किसी राज्य में बताता है कि भाई पूरा का पूरा भ्रष्ट है, इसलिए ये जो मूलभूत सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पा रही है, तो लोग सोचते हैं कि भाई इतने समय से एक बार कांग्रेस एक बार अकाली, एक बार कांग्रेस एक बार अकाली, देखते हैं एक बार चांस दे देते हैं। ऊपर से खालिस्तानी मदद। एक तो लोग ऊब गए थे कांग्रेस और अकाली होते होते, खासकर जब कांग्रेस ने इस तरह से अपदस्थ किया कैप्टन अमरिंदर को। चन्नी की तो कोई औकात ही नहीं थी वहां पर, कौन जानता था चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले। तो एक तो ये रोजमर्रा के जीवन में जो लोगों को कठिनाइयां आती है, भले ही बाद में जाके वो उसको नहीं सुलझा पाए, अरविंद केजरीवाल इसका वादा करता है कि मैं ये सब सुलझा दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। भले ही अभी हाल ही में उसी का एक मंत्री जो है उसने एक और भी अजीब सा कल्चर शुरू किया राजनीति में कि उनके अपने ही लोग अपने पे स्टिंग कर देते हैं। तो मतलब मैं आपके घर मित्रवत आया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि कहां मैंने कोई हिडन कैमरा या माइक्रोफोन ऑन करके रखा हुआ है कि संदीप जी कोई कहीं पर इधर उधर की बात करे तो मैं भांडा फोड़ दूंगा। अरे वारे आप तो जानते नहीं है, संदीप जी ऐसे ऊपर दिखते हैं अंदर बहुत बदमाश है। तो ये आम आदमी पार्टी का वो वाला कल्चर है। एक ही आदमी जो है केकड़ा की तरह दूसरे को खींच के नीचे कर देता है। तो अभी एक मंत्री को अंदर जाना पड़ा इसके कारण से। लेकिन ये जो है, जो बहुत गहराई में वोटर सोचता नहीं है, उसको बस ये बिजली सड़क पानी और ऊपर से बहुत ऊब गया। अब बंगाल में भी देखिए, ममता बनर्जी एक समय परिहास का पात्र हुआ करती थी बंगाल में। लोग कहते थे कि बिल्कुल निचले तबके का कोई आदमी उसके भाषणबाजी वगैरह से प्रभावित हो भी जाए, बंगाल तो एक इंटेलेक्चुअल राज्य है, इसमें ममता बनर्जी का कोई चांस ही नहीं। जो 34 साल तक सीपीएम का राज चला तो उस पर यही कहा जाता था। लेकिन अंत में लोग कम्युनिस्टों से ऊब गए। ऊपर से वो नंदीग्राम का हंगामा हुआ तो उस पर और ज्यादा हवा मिल गई। हालांकि वो हवा बनाई थी शुभेंदु अधिकारी ने, जो अभी उसकी कट्टर दुश्मन है। और टाटा नैनो की फैक्ट्री को लेकर भी हंगामा हुआ। ये सब कुछ मिला जुलाकर जो है बाय डिफॉल्ट ममता बनर्जी का टर्न आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लोग ऊब चुके थे पंजाब में, इसलिए टर्न आ गया। अब भुगत रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में एक कांड तो खत्म हुआ था जहां पर कि खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अटैक कर दिया था, मंदिरों पे हमला किया था पटियाला में। उसके बाद कोर्ट में हमला हुआ, कोर्ट में बमबारी हुई। तो ये तो लगता है कि आए दिन जिन खालिस्तानियों की मदद से इसने सरकार बनाई है, जो कि 2017 में बहुत स्पष्ट हो रहा था और इसलिए इतना अधिक स्पष्ट हो गया कि फिर जो 3 क्षेत्र हैं पंजाब के, उसमें बाकी 2 क्षेत्रों के लोग जो कि बॉर्डर के नजदीक नहीं है, जो उतने ज्यादा खालिस्तान प्रभावित नहीं थे, उन्होंने 2017 में आम आदमी पार्टी को हरा दिया था। इस बार वो थोड़ा खालिस्तानियों की मदद जो उन्होंने ली आम आदमी पार्टी ने, वो दबे पांव चुपके ली। लेकिन जैसे ही सत्ता उनको मिल गई, आप देख रहे हैं कि परिणाम क्या हो रहा है। आए दिन भारत विरोधी कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, हिंदू विरोधी कार्यक्रम हो रहे हैं, मार दंगे हो रहे हैं। ये तो स्पष्ट तौर पे ये जो सिंगर मारा गया, ये गैंग वॉर है। ये खुद भी कोई बहुत भला मानस नहीं था। इसके गाने की लिरिक्स अगर आप सुनते, मैं तो इनको जानता नहीं था, लेकिन कल जब इसकी
खबर बनी इसकी हत्या होने के बाद, तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत ही बकवास गाने लिखता था ये, जिसमें कि भड़काऊ कथन के अलावा बंदूक बम वगैरह की ही बातें होती थी। और ये जो किसान आंदोलन, जो अड़तिया समर्थित किसान आंदोलन जो था, जो कि बिचौलिया समर्थित किसान आंदोलन था, उसका भी बहुत बड़ा पैरोकार था ये। तो उन्हीं के बीच में आपस में किसी और की मृत्यु में इसका हाथ बताया जा रहा था। तो उसी के लोगों ने बदला लिया है, जिसकी हत्या की गई थी उसके रिश्तेदारों ने बदला लिया। और ये जो है कानून व्यवस्था आप देखते ही होंगे कि वैसे पुलिस तो भगवान मान का है, लेकिन कोई घटना पंजाब में घटती है तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट करता है। तो जैसे अजीब कल्चर की पार्टी बन गई है, पता नहीं कौन सी पार्टी है ये, और लोग फंसते जा रहे हैं इसके जाल में, बड़ा मुश्किल लगता है। ये अंशुमान जी कह रहे हैं आपसे, दादा प्लीज स्टार्ट ए पॉडकास्ट, यू स्पीक सो वेल, एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल कल्चर। आप दादा का यूट्यूब चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल है, और वेब भी है। मैंने पॉडकास्ट भी शुरू किया था अंशुमन जी। हाँ। अगर आप सभी अगर कहें कि आपको ऑडियो माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ना है, हम उसकी एक रूपरेखा बना रहे हैं। स्पॉटिफाई पर हमारा सिर्फ न्यूज का एक चैनल बना हुआ है, वो फिलहाल डोरमेंट है, एक्टिव नहीं है। तो जैसे ही कुछ विषय हमें मिल जाएंगे और स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो पॉडकास्ट के द्वारा भी हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप यूट्यूब से जुड़िए हमारे साथ। और स्पॉटिफाई एक बहुत अच्छा विकल्प है, और सुनना लोग आजकल बहुत वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारा लोग सुनना पसंद करते हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं। एक लेडीज ने मुझे बहुत अच्छा फोन किया कि मैं सुबह जब डस्टिंग करती रहती हूँ ना तो आपको सुनती हूँ ऑडियो जो है, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब बहुत मासूमियत से उन्होंने कहा कि जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो मैं आपको सुनती रहती हूँ, ऑडियो आपका सुनती रहती हूँ। तो वो लोगों को आसान होता है। वीडियो के लिए है कि आपको बड़ा एकाग्रता से कुछ देर बैठे रहना पड़ता है। तो ऑडियो का फिर से चलन जो है हुआ है। सुरजीत सर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, शक्तिमान पूछ रहे हैं। जी जी जी, आज फेसबुक पर मैंने उसी पर पोस्ट डाला। हमारे एक मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, रमेश वेंकट रमन, वो लगातार सहस्त्र नाम में से 470 नाम का उन्होंने विश्लेषण दिया है। हर रोज एक नाम का लेकर वो किस तरह से आदि शंकराचार्य ने, पराशर भट्टर हैं, उन्होंने विश्लेषण किया था, वो शेयर करते हैं। बल्कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर वो इसकी प्रस्तुति लेते हैं, पूरी तैयारी करते हैं कि कैसे उस दिन समय रहते रहते 9 बजे बजने से पहले वो उनका पूरा फेसबुक पोस्ट तैयार हो जाए। तो मैं बहुत ही मतलब मैं उद्ग्रीव रहता हूँ इस ये कि उनका अगला जो पोस्ट आएगा विष्णु सहस्त्र नाम पर, वो क्या होगा और किस तरह से उस नाम का वो विश्लेषण करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में वो थोड़े से व्यस्त हो गए, तो मैंने एक पोस्ट लिखा कि काफी समय से हमें पढ़ने को मिला नहीं है सहस्त्र नाम का विश्लेषण। और सुबह सुबह उठते ही सोशल मीडिया में मैं जब जाता हूँ, सबसे पहले आपका जो विश्लेषण पढ़ता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद है, तो कृपया उसको पुनः आरंभ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी। 470 नाम हो चुके हैं। रमेश वेंकट रमन आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, और स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको 470वां नाम मिल जाएगा। और उसके नीचे और जितना आप जाइएगा तो बिल्कुल 1 तक आप पहुंच जाएंगे। तो 470 मतलब अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी आधा भी नहीं हुआ है। मैं स्वयं शुरू करने वाला हूँ आदि शंकर की तरफ से। मैं तो पाठ हम करवा रहे हैं, बुधवार को हमारे यहाँ पाठ होता है रात को, और मैं स्वयं तो करता ही हूँ। फिर मैंने कहा एक नाम का विश्लेषण जो है लोगों को समझाया जाएगा। तो ये अच्छा एक विष्णु तत्व को जागृत करना ही सबसे प्रमुख काम है, और वो सारे मिलके कर रहे हैं। आप देखिए सब जगह से, तो इसका प्रभाव बहुत दिखेगा और अच्छा दिखेगा। सारा जी कह रही है वेरी नाइस एनालिसिस, व्हाट हैपेंड इन लद्दाख, डोंट वी file a PIL or petition in court that government must stop giving any kind of assistance or scholarship of M community, they are dangerous. दादा देखिए क्या नाम लिखा इन्होंने,
सारा कुमारी। सारा कुमारी जी, देखिए ये सब्सिडी किसको देना है, कौन सा पेमेंट कहां पहुंचना है, स्पष्ट तौर पे हमारा जैसा सेकुलर संविधान है और गलत ही सही लेकिन है तो वही, उसी के तंत्र के अंदर काम करना पड़ता है। जिस बात से मैं क्षुब्ध हूं भाजपा के प्रति कि उसको पता नहीं है कि इन मापदंडों को लागू कहां करना चाहिए, कहां अप्लाई करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखते हैं कि आए दिन जेएनयू के छात्र जो हैं वो हंगामा खड़ा कर देते हैं, पूरे दिल्ली शहर को वो जो है अपने सर पे उठा लेते हैं, चक्का जाम वगैरह करते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज हो जाता है। ऐसी कोई खबर हमें कभी आईआईटी से नहीं मिलती या बीएचयू से नहीं मिलती, है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने चक्का जाम कर दिया, भारत बंद का आह्वान कर दिया, कुछ भी ऐसा, या फिर सीएए के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी और उनको ये निर्णय लेना था कि सब्सिडी अगर बंद किया जाए, जैसे आपको पता है कि बहुत ही सस्ते में जेएनयू के हॉस्टल में रहा जा सकता है, यानी हमारे खर्चे पे, करदाताओं के पैसे पे वो लोग जो 12 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है जेएनयू में सस्ता रह सके, यानी हमारे पैसे में खाकर हम ही को गाली दो। जब सब्सिडी में कटौती की बात आई तो स्मृति ईरानी ने आईआईटी की सब्सिडी कट कर दी। इससे बड़ी क्या मूर्खता हो सकती है। आप जेएनयू की सब्सिडी कट कर सकती थी, आईआईटी ने आपका क्या बिगाड़ा था। बल्कि आईआईटी से जो पढ़ के निकलते हैं वो प्रौद्योगिकी के विभाग में देश के प्रति योगदान देते हैं अपना, वो मशीनें बनवाते हैं, वो एक जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, जैसे देखिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है, भाषा की जानकारी आवश्यक है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट से आपके हाथ में कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं आता है। तो जो प्रोडक्ट है वो साइंस से आता है, हमेशा प्रौद्योगिकी से आता है, तकनीक से आता है। तो इसलिए उसमें तो स्पष्ट तौर पे है। तो आप अगर एक राष्ट्रीय नीति बना लें कि जब जब सब्सिडी काटने की बात आएगी तो जिनका स्पष्ट तौर से राष्ट्र के प्रति योगदान है वहां हम सब्सिडी नहीं काटेंगे, या फिर हम अंत में जाके काटेंगे अगर सच में पैसे की कमी हो गई तो। लेकिन सबसे पहले तो जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनको सब्सिडी दिया जा रहा है, और ये भी अगर आप कानून में भाषा में नहीं लिख सके तो कम से कम ये आप कह सकते हैं, कई और तर्क हैं सब्सिडी काटने के, जैसे प्राथमिक शिक्षा हर नागरिक की आवश्यकता है, लेकिन उच्च शिक्षा हर नागरिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक पिरामिड के शेप का है, जहां पर कि आप बेस में जब जाते हैं तो जनसंख्या बहुत बड़ी है, नर्सरी केजी 1 2 3 4 सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप माध्यमिक स्तर पे आ जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर आ जाते हैं, तो ये माना जाता है कि राष्ट्र ने आप मतलब इंडिविजुअल को एक ऐसे स्तर पे पहुंचा दिया है कि वहां से आगे वो स्वयं संघर्ष करके बढ़ सकता है। उसको और राष्ट्र के बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। सब्सिडी क्या है? बैसाखी है, लंगड़े को चलने के लिए सहायता दी जा रही है। तो जो आपको प्राथमिक शिक्षा मिली हुई है और उच्च माध्यमिक तक जो शिक्षा स्कूल में मिली हुई है, अब आगे आप संघर्ष कीजिए, क्योंकि 100% देश का नागरिक तो एमए पीएचडी नहीं कर रहा है। सरकार को उसको सब्सिडी देनी चाहिए जो 100% तक पहुंच रहा है। तो 100% को प्राथमिक शिक्षा चाहिए, 100% को उच्च शिक्षा नहीं चाहिए। उच्च शिक्षा मनुष्य अपने शौक से करता है, अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए करता है, अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए करता है। ये उसकी मूलभूत इच्छा नहीं, मूलभूत सुविधा नहीं है। कोई अगर एमए पास नहीं है तो वो भूखों नहीं मर जाएगा। हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षा भी ना मिले तो भूखों मर जाए, लेकिन एमए नहीं किया है, पीएचडी नहीं किया है तो वो भूखों नहीं मरेगा, इसलिए ये उसकी मूलभूत नहीं है। इस आधार पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को सब्सिडी खत्म की जा सकती है। बॉलीवुड की बात कीजिए, ये जो अनाप शनाप फिल्में बनती है हिंदुओं के खिलाफ, केवल इतनी एक नीति बन जाए कि फिल्म बनाना सिखाना सरकार का दायित्व नहीं है। एफटीआईआई में आप सब्सिडी बंद कर दीजिए। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हिंदू मुसलमान के आधार पे हम कानून नहीं बना सकते। ये टेक्निकली भी संभव नहीं है,
और वैसे भी हंगामा हो जाएगा। लेकिन हम उसी को इस तरह से प्रभावी बना सकते हैं कि वो मुसलमान को जो सब्सिडी जा रहा है वो अपने आप बंद हो जाए। FTII में, JNU में बंद होगा तो जामिया मिलिया में भी तो बंद होगा, सही बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तो बंद होगा। तो आपको मुसलमान कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी समय दिया मुझे, और मुझे लगता है कि आप एक अच्छा अंग्रेजी में सिर्फ न्यूज पेज पे न्यूज भी लिखिए ताकि लोगों को और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिल सके। तो ये थैंक यू सो मच दादा, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना।